ظننت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं फरहान अली आप सबको दी कैसे इस्लाम में खुशामदीद कहता हूँ। सीरीज़ इस्लाम एंड एथीज़म का आज एपिसोड 12 है। दैट इज़ हैज़ साइंस डिसअप्रूव्ड गॉड, डीकंस्ट्रक्टिंग फॉल्स एथियस्ट अजम्पशंस। क्या साइंस की वजह से अब खुदा का वजूद नेगेट हो चुका है? तो मेरा आर्ग्यूमेंट रखने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि इमेजिन आप एक जगह पर जाते हैं और एक बहुत बड़ा पैलेस है और आपकी ये ख्वाहिश है कि मैं जाऊँ एक्सप्लोर करूँ क्या है क्या नहीं है। काफ़ी उसके अंदर रूम्स हैं। एक रूम के अंदर आप गए, आपने देखा कि उसके अंदर जो है क्लासरूम का माहौल है, चेयर्स रखी हुई हैं और जो है बोर्ड हैं, हर चीज़ें हैं। तो आप वहाँ चले जाते हैं, अज्यूम करते हैं कि बाकी जो कमरे हैं उनके अंदर भी यही क्लासरूम की तरह माहौल होगा। तो दिन के टाइम आप अपने एक दोस्त से मिलते हैं, वो आपसे पूछता है कि बताओ आपने जो है क्या देखा उस पैलेस के अंदर। तो आप कहते हैं कुछ नहीं, बस जो है कुछ चेयर्स थी और जो है क्लासरूम की तरह माहौल था। तो वो आपसे पूछता है कि आपने जो है दूसरे कमरे क्यों नहीं विजिट किए? तो वो कहता है कि देयर इज़ नो पॉइंट, ठीक है ना, कुछ भी जो है देखने को नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो है वो कमरा था, उसके अंदर चेयर्स थी और टेबल्स थी और बाकी कमरे के अंदर भी जो है कुछ नहीं होगा, ऐसे ही होगा। तो बताएं क्या आपका जो जवाब आपने दिया है क्या रैशनल है? क्या कोई भी कॉग्निटिव बंदा जिसकी फैकल्टी से काम कर रही हो वो ये कहेगा कि ये मैंने जो जवाब दिया है ये माकूल है? यकीनन नहीं। क्यों? क्योंकि लाजमी नहीं है कि एक कमरे के अंदर कुछ नहीं है तो बाकी कमरे के अंदर भी कुछ ना हो और वो भी जो है इसी क्लासरूम की तरह अरेंज हों। सो ऑफ कोर्स इट डज नॉट। सो एथियस्ट जो कि क्लेम करता है कि साइंस ने जो है डिसअप्रूव कर दिया खुदा को, वो इसी तरह की जो है वो लॉजिक पेश करता है। सो साइंस बेसिकली क्या है? साइंस अपनी अटेंशन को फोकस करती है ऑब्जर्वेबल चीज़ों पे, यानी कि जो नेचुरल वर्ल्ड है वो किस तरीके से काम करती है, उसके अंदर क्या कवानीन जो है वो कार फरमा है। तो खुदा बेसिकली बाय डेफिनेशन इज़ द बीइंग जो कि इस फिज़िकल वर्ल्ड से आउट हो, यानी कि इस यूनिवर्स से, मादे से, उन सभी चीज़ों से जो एक मावरा हकीकत है, मेटाफिज़िकल रियलिटी है, वो खुदा है। तो इस तरीके से कोई भी उसकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो इम्पॉसिबल होगी। आपको ये चीज़ कह सकता है कि हम जो इनडायरेक्टली किसी ऑब्जर्वेशन से खुदा को नेगेट कर सकते हैं, तो ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि इसी तरीके से होगा हम कहें कि किसी जो है ऑब्जर्व फिनोमेना को देखकर हम जो है किसी अनऑब्जर्व फिनोमेना के बारे में जो कंक्लूजन दें, जैसे कि इस एग्जाम्पल के मैंने आपको दिखाया। सो ये भी रैशनल बात है। तो ये फैक्ट कि साइंस जो है डज नॉट लीड टू द एथियज़म, काफ़ी फिलोसोफर्स ऑफ साइंस हैं जिन्होंने इस चीज़ को एतराफ़ किया है, जैसे कि हुग गॉस जो हैं, उन्होंने कहा कि टू इंसिस्ट दैट साइंस सपोर्ट्स एथियज़म इज़ टू गेट हाई मार्क्स फॉर एथियसिज्म बट लो मार्क्स फॉर द लॉजिक। यानी कि ये जो है बड़ी गैर माकूल बात होगी क्या कहें कि साइंस जो है वो एथियज़म की तरफ लेके जाता है। सो गॉड जो है इसमें एक परफेक्ट सेंस बनाते हैं, बिकॉज जो मेथड है हमारा सोचने का वो बेसिकली किसी भी ऑब्जर्वेशन के बेस पर हम रिलाई नहीं कर सकते कि उससे हम खुदा के वजूद को इनकार कर सकते हैं। तो साइंस बेसिकली क्या कर सकती है? साइंस बेसिकली ये कि वो साइलेंट रहे इस मामले में, खुदा के मामले में, और या फिर कोई एविडेंस ऐसा पेश करे जिसे हम इन्फर करके खुदा के वजूद के बारे में जान सकें, या उसके सपोर्ट में कोई ऐसा इन्फ्रेंस पेश करे। अब देखते हैं कि क्यों कुछ एथियस्ट जो है ये बिलीव करते हैं कि साइंस ने जो है खुदा को डिनाई कर दिया है। सो बेसिकली साइंस ने बड़ी जो है तरक्की की है दुनिया के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन से लेकर हमारी जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उसको इम्प्रूव किया है। बाकी हमारी हेल्थ के अंदर जो है काफ़ी एड हुई है। तो जो तरक्की है, मादी तरक्की हम देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ये सारी साइंस की सक्सेसेस हैं। लेकिन कुछ साइंस के अचीवमेंट्स ऐसी हैं जिनके बेस पर कुछ फिलोसोफर्स ने उनको यानी कि जो फॉल्स अजम्पशंस हैं या इनकोहेरेंट व्यूज़ हैं उसको लेकर ये साबित करने की कोशिश की है कि साइंस ने दरहकीकत खुदा को रिजेक्ट कर दिया या फिर उसको गलत साबित कर दिया है। अब देखते हैं कि वो कौन से उनके ओपिनियंस हैं। सबसे पहले कुछ एथियस्ट ये परसीव करते हैं कि साइंस जो है वो यार्ड स्टिक है फॉर द ट्रूथ, यानी सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो साइंस ही दे सकती है। यानी दुनिया के जो भी जवाबात हैं, सवालात हैं, उनके माकूल जवाबात साइंस के पास हैं। तो ये बेसिकली मोटिवेट करती है एथियस्ट को कि वो बिलीव करे कि खुदा जो है इज़ नो लॉन्गर अंडरस्टूड एज द रीज़न फॉर द थिंग्स जो कि हम समझते नहीं हैं। तो ये फॉल्स अजम्पशन है, बिकॉज साइंस की काफ़ी लिमिटेशंस हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि साइंस जो है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। इवन कुछ ऐसे सोर्स ऑफ नॉलेजेस भी हैं जो कि फंडामेंटल हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन उसको साइंस जस्टिफाई नहीं कर सकती। इस तरीके से ये जो इम्प्लाई करता है कि साइंस जो है ये इज़ नॉट दी ओनली वे टू एस्टैब्लिश द ट्रूथ अबाउट द रियलिटी। हम उसको तफसील में जो है देखेंगे। तो ये फर्स्ट अजम्पशन है।
दूसरी जो अजम्पशन है वो ये है कि क्योंकि साइंस सक्सेसफुल हो गई है काफ़ी, इस वजह से साइंटिफिक कंक्लूजन्स हैं वो ट्रू हैं, मस्ट बी ट्रू, सही है। ये बेसिकली उनकी इग्नोरेंस को शो करता है जो कि वो साइंस के मुतालिक रखते हैं, और वो फिलोसफी ऑफ साइंस से भी बिल्कुल ही इग्नोरेंट है। बिकॉज समथिंग दैट वर्क्स डजंट मीन कि इट इज़ ऑलवेज ट्रू। ये चीज़ जो है समझने की है फिलोसफी ऑफ साइंस के अंदर, बेसिक आइडिया उसके अंदर, कि कोई चीज़ काम कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि एब्सोल्युटली ट्रू है या फिर वो कभी भी चैलेंज नहीं हो सकती है। ये कुछ ऐसे एथियस्ट हैं, जैसे कि हमसा लिखते हैं अपनी किताब के अंदर डिवाइन रियलिटी में, कि एक दफ़ा वो रिचर्ड डॉकिंस से मिले वर्ल्ड एथियस्ट कन्वेंशन जो कि हुआ था 2010 में आयरलैंड में। तो हमजा ने पूछा उनसे कि आपने क्यों एक क्वेश्चनर को मना किया था कि वो फिलोसफी ऑफ साइंस ना पढ़े, तो उसने कोई ऐसे जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद हमजा लिखते हैं कि मैंने कुछ इस पर रिसर्च की, पब्लिक वर्क देखे, तो अब पता चलता है कि उसका एक रीज़न है, वो ये है कि साइंस वर्क्स। तो ये वहाँ पर गलती कर देता है रिचर्ड डॉकिंस के अगर कोई चीज़ काम करती है, वर्क करती है, डजंट मीन कि इट इज़ ऑलवेज 100% ट्रू। इसकी भी तफसील हम बाद में देखेंगे। थर्ड असम्पशन है वो ये है कि साइंस लीड्स टू द सर्टेनिटी, यानी कि अगर कोई चीज़ साइंटिफिक फैक्ट के तरह से लेबल हो गई है तो अब मतलब हमें जो है डिवाइन रेवलेशन को क्या करना है, डिसमिस करना है। अगर कोई चीज़ मिसाल तौर पर साइंटिफिक ऐसी कोई थ्योरी है वो रिजेक्ट करती है या कॉन्ट्राडिक्ट करती है किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर से, सो वी मस्ट डिनाई दैट। सो ये एक असम्पशन है उनका। बेसिकली ये सही नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट जो है किसी चीज़ को फैक्ट कहते हैं तो वो नहीं कहेंगे एब्सोल्यूट फैक्ट है, मोसेस टैबलेट है। देयर बेसिकली सेइंग कि जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग है किसी भी फिनोमेना के हिसाब से लिमिटेड ऑब्जर्वेशन के बेस पर, वो ये है, बेस्ट मॉडल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो ऑब्जर्वेशन है वो कभी तब्दील नहीं होगी। ऐसा भी होता है और जो है वो होता आगे भी होगा कि न्यू ऑब्जर्वेशंस आती हैं, नया तरीका एक दरियाफ्त करती है साइंस चीज़ों को देखने का, और फिर वो चीज़ जो है कॉन्ट्राडिक्ट करती है उनकी प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस पर। इसकी एग्जाम्पल हम देखेंगे आगे। तो यही जो है ब्यूटी है साइंस की, कि वो जो है इट इज़ नॉट सेट इन द स्टोन, बल्कि अगर कभी साइंस रिलीजियस स्क्रिप्चर या साइंस कॉन्फ्लिक्ट भी करती है तो ये ह्यूज प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंस हमेशा चेंज हो सकती है। ऑल वी कैन से इज़ दैट जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग है किसी भी फिनोमेना के हवाले से, वो है साइंटिफिक ट्रू। लेकिन ये कहना कि जी वो जो किसी भी चीज़ को अगर साइंस कह दिया हमने तो ये अब जो है बिल्कुल कतन एक चीज़ होगी, एब्सोल्यूट चीज़ होगी, तो ये जो है एक गैर माकूल बात है। कुछ ऐसे सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होते हैं जो कि जिनके बारे में स्केप्टिकल नहीं हो सकते, जैसे कि राउंडनेस ऑफ अर्थ हो गई, या फिर गैलेक्सी, या फिर जो इलिप्टिकल एक ऑर्बिट है हमारे जो है वो सोलर सिस्टम का। लेकिन काफ़ी ऐसे थ्योरीज होती हैं जो कि अगर यूज़ की जाएँ एज अ बास्केटबॉल टू स्मैश द क्लेम्स ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर, जैसे कि डार्विन एवोल्यूशन। अब डार्विनियन एवोल्यूशन एक ऐसी थ्योरी है जो कि कंट्रोवर्सी, फंडामेंटल लेवल पर काफ़ी कंट्रोवर्सी उसके अंदर मौजूद हैं, तो उसको आप कभी भी यानी कि इस्तेमाल करके एपिस्टेमिक लीप ऑफ फेथ जो है वो नहीं लगा सकते हैं कि जी देखें यहाँ पर जो है वो रिलीजियस जो स्क्रिप्चर है वो गलत साबित हो गई है। बल्कि आप एट द सेम टाइम दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब साइंस को एज अ बेस्ट वर्किंग मॉडल और रिलीजियस स्क्रिप्चर को एज योर बिलीफ सिस्टम, बिकॉज यू हैव वेरी गुड रीजंस टू बिलीव इन दैट। फाइनली ऑब्जर्वेशन किया जाता है साइंस के मुतालिक वो ये है कि मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक थिंकिंग जो है उनको जो इंस्पायर करती चीज़ वो नेचुरलिज्म है। यानी कि दो किस्म की इसमें होती हैं, एक फ़िलासफ़िकल नेचुरलिज्म होती है, एक जो है वो मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म होती है। फ़िलासफ़िकल नेचुरलिज्म ये असर्ट करती है कि जो भी फिनोमेना हो रहे हैं इस कायनात के अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल प्रोसेस के ज़रिए से एक्सप्लेन हो सकते हैं। और जो दूसरी है मैथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म, वो ये व्यू है कि अगर कोई चीज़ साइंटिफिक डिक्लेयर हो गई इसका मतलब वो कभी भी हम उसको गॉड्स की डिविनिटी एक्टिविटी की तरफ रेफर नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एपिसोड होगा नेक्स्ट आगे चलकर हम इसी पे जो है वो बात करेंगे कि ये चारों अजम्पशंस क्यों गलत हैं। जी, इससे पहले कि हम इन अजम्पशंस को एग्जामिन करें हमें जानना चाहिए कि साइंस क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं और फिलॉसफी ऑफ साइंस क्या है। देखें, सबसे पहले तो ये देखना है कि साइंस बेसिकली स्टडी किस चीज़ की है। साइंस जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है साइंसिया से, जिसका मतलब है नॉलेज, इल्म। अब साइंस जो है बेसिकली ह्यूमन एंडेवर है इस नेचर वर्ल्ड को या फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए। तो मैथमेटिशियन और फिलोसोफर ऑफ साइंस हैं जो कि बर्टन रसल हैं, वो कहते हैं अपनी किताब फिलोसफी एंड रिलीजन में कि द अटेम्प्ट टू डिस्कवर बाय मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग बेस्ड अपॉन इट पर्टिकुलर फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द लॉज कनेक्टिंग फैक्ट्स विद वन अनदर, यानी कुछ मखसूस हकाइक जिनको हम ऑब्जर्वेशन या रीजनिंग के बेस पर जानें और वो कानून जो कि जुड़े हुए हैं आपस में उन फैक्ट्स के साथ। तो ये जो है साइंस की डेफिनेशन है।
अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन साइंस जो है उसका एक पर्टिकुलर स्कोप है, वो बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड पे फोकस करती है और हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेचुरल प्रोसेसेस या फिर फिनोमेना को ही एड्रेस कर सकती है। अब इस पर्सपेक्टिव से ये सवाल कि सोल क्या है, मीनिंग क्या है, या खुदा क्या है, या खुदा है भी या नहीं, तो एक साइंटिफिक रैम से एक बाहर की हकीकत है। सो साइंस बेसिकली एम करती है टू एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड एज अ कलेक्टिव इंस्टीट्यूशन। बेसिकली इसमें रीजनिंग और ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल किया जाता है कि हम देखें कि ये जो नेचुरल वर्ल्ड है ये किस तरीके से काम करती है, क्या मैकेनिज्म इसके अंदर कार फरमा है। तो जो तरीका है साइंस का इन एक्सप्लेनेशन को दरियाफ्त करने का, वो बेसिकली एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस को लेना है और उनमें से कुछ जो लॉजिकल एक्सपेक्टेशंस हैं वो सामने रखना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ओलंपिक जो गेम है उसके लिए, यानी कॉफ़ी जो है वो ओलंपिक गेम के जो रेसलर्स हैं उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करती है, एक हाइपोथेसिस है। अच्छा, अब इसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो टेस्टेबल है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें जो है वो सामने आ सकती हैं। पहली कि कॉफ़ी इंप्रूव करती है परफॉर्मेंस को, दूसरी कॉफ़ी इम्पेयर करती है परफॉर्मेंस को, और तीसरी कि कोई भी चेंज नहीं होता है परफॉर्मेंस के अंदर। अब ये जो है एस्पेक्ट, इस तरीके से साइंस जो है वर्क करती है। तो एक जो एस्पेक्ट है साइंस का वो ये है कि वो ना ही से भी एक ट्रू हाइपोथेसिस को एग्जामिन करती है, बल्कि उसमें एक्सपेरिमेंटेशन और टेस्टिंग को भी लाजमी करार देती है। और यही यानी कि हकीकत है कि साइंस जो है उसके अंदर जो हक़ाइक़ होते हैं वो टेस्टेबल सिर्फ नहीं होते, बल्कि टेस्टिंग भी जो है वो के लिए ज़रूरी होते हैं। और ये इसमें ये भी है कि जो सिंगल सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ रिसर्चेस करते हैं और फिर जो है उनको नतीजे को इकट्ठा किया जाता है और फिर कोई कंक्लूजन बनाया जाता है। सो बेसिक जो आइडियाज़ हैं वो ये हैं। अच्छा, अब दिस लीड्स टू रेस्पॉन्ड दी अजम्पशंस, जो कि हमने अभी देखे हैं 4 अजम्पशंस जिसके ज़रिए से एथिस्ट ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने खुदा को जो है वो डिनाई कर दिया, या साइंस की मदद से वो खुदा को डिनाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अजम्पशन कौन सा था? वो ये था कि साइंस जो है वो वाहिद ज़रिया है हकीकत को जानने का, रियलिटी को जानने का, और उसके अंदर सारे सवालों के जवाब आते हैं। तो इस अजर्शन को कहते हैं साइंटिज़म। ये बेसिकली अजर्ट करती है कि कोई भी स्टेटमेंट वो तब तक ट्रू नहीं है जब तक वो साइंटिफिकली प्रूव ना हो। और यही बात है कि हमजा कहते हैं कि काफ़ी दफ़ा उन्होंने ह्यूमन से, एथिस्ट से जो बहस की है, जो डिबेट्स हैं उनकी मौजूद हैं, यूट्यूब आप देख सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो एथिस्ट हैं वो यही एक इनकी अजर्शन होती है। तो साइंस जो है इज़ नॉट द ओनली वे टू एक्वायर द ट्रूथ अबाउट द वर्ल्ड, क्योंकि साइंस के अंदर लिमिटेशंस हैं और वो लिमिटेशंस मुख्तलिफ हैं। जैसे कि साइंस जो है लिमिटेड टू द ऑब्जर्वेशन। नंबर 2, साइंस मोरली न्यूट्रल है। साइंस जो है पर्सनल जो है पर्सपेक्टिव उसके अंदर डाल नहीं कर सकती, उसके बारे में बता नहीं सकती। साइंस जो है नहीं बता सकती कि चीज़ें क्यों होती हैं। साइंस कैन नॉट एड्रेस सम मेटाफिजिकल क्वेश्चन एंड साइंस कैन नॉट प्रूव नेसेसरी ट्रूथ। अब इसको एक एक हम देखते हैं कि इससे क्या मायने हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये अजर्शन है कि हर चीज़ जब तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं होगी तब तक वो सही नहीं है। जो साइंटिज्म का क्लेम है ये सेल्फ डिफिटिंग है। साइंटिज्म इज सेल्फ डिफिटिंग। द रीज़न इज दैट ये जो उनका क्लेम है ना कि कोई भी चीज़ तब तक ट्रू नहीं है जब तक साइंटिफिकली प्रूव ना हो, ये आप साइंटिफिकली कैसे प्रूव करेंगे। सो ये एक आयरनी है। एंड ये ऐसे होगा, मैं कहूँ कि इंग्लिश के अंदर जो है वो 3 वर्ड्स से ज़्यादा कोई सेंटेंस नहीं है। देयर आर नो सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज मोर देन 3 वर्ड्स। हालांकि सेल्फ डिफिटिंग है, बिकॉज अभी जो मैंने इंग्लिश में सेंटेंस कहा ये 3 वर्ड से ज़्यादा है। सो दिस इज सेल्फ डिफिटिंग। अच्छा, पहली बात कि साइंस जो है वो लिमिटेड टू द ऑब्जर्वेशन। ऐसे कि इसकी क्या मायने हैं, ये तो ऑब्वियस एक चीज़ है, लेकिन इसको सही तरीके से समझा नहीं गया है। बेसिकली साइंटिस्ट जो है वो लिमिटेड होते हैं टू द ऑब्जर्वेशन जो कि वो कर रहे हैं। जैसे कि अगर उन्हें देखना है कि कैफीन का क्या असर पड़ता है एक बेबी माइस पर, तो वो कुछ सेट ऑफ वेरिएबल्स, ये नंबर्स एंड साइज पर जो है महदूद रहेंगे ड्यूरिंग देयर एक्सपेरिमेंट। यही बात है जो फिलोसोफर साइंस एलियट शॉपर ने कही थी कि जी अपने ऐसे एम्पिरिसिज्म के अंदर कि एट एनी मोमेंट साइंटिस्ट जो है आर limited by the observations they have at hand. The limitation is that science is forced to restrict its attention to the problems that observations can solve. तो साइंस सिर्फ से ऑब्जर्वेशन से जो है वो ताल्लुक़ रखती है और उससे लिमिटेड है। एक तो ये बात। दूसरी बात कि ये भी मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो जो कंक्लूजन्स निकाले गए हैं वो मुस्तकबिल के अंदर तब्दील हो जाएं। यानी पहले जो ऑब्जर्वेशंस, पहले जो सेट ऑफ रिजल्ट्स थे वो कॉन्ट्राडिक्ट करें न्यू डिस्कवरी से। जब हमारी यानी कि एक परसिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन हो या जो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी सामने आए, एक ये है।
और तीसरी चीज़ ये कि एक लिमिटेशन ये भी है कि जो चीज़ आज नॉन ऑब्जर्वेबल फैक्ट के तरीके से मानते हैं, जो चीज़ें हैं नॉन ऑब्जर्वेबल हैं, वो आगे चलकर ऑब्जर्वेबल हो जाएं। और तो मतलब जैसे कि माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है ये एक गुड एग्जांपल्स हैं चीज़ के। तो मतलब हम कभी भी सर्टेन नहीं हो सकते हैं जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। दूसरी चीज़, मोरली जो है वो साइंस जो है न्यूट्रल है। साइंस इज़ मोरली न्यूट्रल। क्या मायने है? यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि साइंटिस्ट के बाद जो है मॉरल्स नहीं होते। बेसिकली फाउंडेशन की बात हो रही है कि मॉरलिटी आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। इससे पहले मैं जो है वो एपिसोड इस पर पूरा रिकॉर्ड कर चुके हैं, एपिसोड 9। मिसाल तौर पर साइंस जो है बेसिक नहीं सकती कि क्या सही है क्या गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकती जो कि एथिकल या मॉरल डिसीजन बनाते हैं। बेसिकली साइंस ऑन इट्स ऑन फेल्स टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर द राइट एंड रॉन्ग या गुड और बैड। तो साइंस जो है वो बेसिक हमें बताती है कि व्हाट इज़, ना कि ये कि व्हाट ऑट टू बी। कुछ ही लोग कहते हैं कि हम जो है व्हाट इज़ से व्हाट ऑट टू बी जान सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ हकायक, कुछ जो है ट्रूथ है वो इस सेंस में कि मिसाल के तौर पर साइंस हमें बता सकती है कि क्या होगा अगर हम किसी की जो है वो स्किन को काटें, दर्द होगा, फिजिकल डैमेज होगा, एक चीज़ है। लेकिन यही चीज़ इस पे हम जो मोरल एक डिसीजन वो नहीं लगा सकते, बिकॉज वो जो पेन है, फिजिकल डैमेज, वो लाइफ सर्जरी के भी हो सकता है, लाइफ सेविंग सर्जरी, या फिर मर्डर के लिए भी हो सकता है। सो मोरल जो है वो जो मोरल्स हैं वो हमें जस्टिफाई साइंस नहीं कर सकती। तो हम सारे के सारे प्रोसेस जान भी लें कि कटिंग के अंदर, पेनेट्रेटिंग के अंदर क्या क्या है, तो वो भी हमें किसी मोरल डिसीजन की तरफ लेके नहीं जाती। जैसे कि एपिसोड 9 के अंदर बात हुई, डार्विन ने कहा कि अगर हमारी जो मोरालिटी है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस का नतीजा होती, तो अगर ये कंडीशन, अगर हमें डिफरेंट कंडीशन के अंदर वेयर किया जाए तो अभी जो हमारे मॉरल्स हैं वो ये ना होते, कुछ और होते, बिकॉज डिफरेंट सेट ऑफ बायोलॉजिकल कंडीशंस होती। तो इसका क्या मतलब हुआ? डार्विन बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम प्रीवियस बायोलॉजिकल कंडीशनिंग के रिजल्ट होते हैं हमारे मॉरल्स, तो फिर डिफरेंट अगर हालात होते तो डिफरेंट मॉरल्स होते। तो हम अभी यानी कि जो मॉरल्स कंसिडर करने से क्या मतलब हुआ, यानी कि सब्जेक्टिव हो गए। पहली बात तो ये सब्जेक्टिव हो गए, ठीक है, बिकॉज दे आर वो जो है उस चेंजेस के पाबंद हैं जो कि फिजिकल मेकअप के अंदर होते हैं। दूसरी बात, जो हमारी सेंस ऑफ मॉरलिटी है वो डिफरेंट होती अगर हम जो है डिफरेंटली रियर किए जाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मॉरल्स है वो बेमायने हो गए, उसकी कोई मायने नहीं है। यानी कि अगर वो सिर्फ प्रोसेसेस का, फिजिकल प्रोसेस का, बायोलॉजिकल जो है वो यानी कि लॉज का नतीजा है, तो इसका क्या मायने है कि वो इसकी कोई भी अहमियत नहीं है। तो अपनी किताब द मॉरल लैंडस्केप के अंदर जो सैम हैरिस हैं जो कि आउट स्पोकन एथिस्ट हैं, उन्होंने अब हमारी जो सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी उसको डिफाइन करने की कोशिश की है। सो ही सेज कि जो मॉरल्स हैं वो इस तरीके से होते हैं कि एक जो ऊपर है कोई चीज़ होती है, यानी कि हम समझेंगे ट्री पर वो एक मॉरल गुडनेस है हमारी, ठीक है, जो कि और जो ट्रफ है नीचे वो मॉरल ईवल है। तो अब उसको कैसे पता चला कि गुड क्या है, बैड क्या है? तो वो कहता है कि जो पीक पर है ना चीज़, मॉरल गुडनेस, उसका ताल्लुक वेलबींग से है, और जो ट्रफ पर मॉरल ईवल है उसका ताल्लुक क्या है, आपके जो है वो सफरिंग से है। तो इसका मतलब वो इक्वेट कर रहा है किसको, मॉरल ईवल, मॉरल जो है वो ईवल को सफरिंग से, और वेलबींग को जो है वो गुडनेस से, मॉरल गुडनेस से जो है वो रिलेट कर रहा है। तो अगर ये दिखाया जाए कि कोई चीज़ वेलबींग भी इंक्रीज कर सकती है, इसके साथ साथ कि वो दूसरों को हार्म भी करे, तो फिर इसका पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट डेमोलिश हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई दो मतलब लोग हैं वो इंसेस्ट करना चाहते हैं, इंसेस्ट आपको पता होगा, तो अगर वो कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करते हैं और इसमें यानी कि वेलबींग भी है क्योंकि दोनों ने एग्री किया, उनकी डिज़ायर्स पूरी हो रही हैं, कोई नुकसान भी नहीं है, जेनेटिक ऐसा कोई मामला भी नहीं है, तो क्या ये मॉरली सही होगा अगर वेलबींग बढ़ रही है? या फिर मिसाल के तौर पर किसी को कत्ल किया जाए वेलबींग के लिए, तो क्या सही है? यही बात है जो कि प्रोफेसर लॉरेंस क्रॉस जिनकी बहस हुई थी हमजा जॉर्टिस से, एक यूट्यूब पे आप देख सकते हैं वो। तो जब पूछा उन्होंने कि हमजा ने कि आप क्या इंसेस्ट को गलत समझते हैं, तो उन्होंने कहा आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स आई कैन मोरली कंडेम इट, ये इनका हाल है। ओके, सो अपनी किताब के अंदर ये वो चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा इस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ है, मतलब नहीं कि थियस्ट ने, बल्कि जो इनके खुद के एथियस्ट फेलोज हैं उन्होंने भी काफ़ी इस पर इनको सुनाई है। जैसे कि एक किताब के अंदर अपनी रैशनल मॉरलिटी, एक एथियस्ट हैं जिनका नाम है जो है वो जॉनसन, रॉबर्ट जॉनसन, वो कहते हैं कि हारिस जो है स्टिल सीम्स अपीयर्स टू बी ट्रैप्ड इन द प्रॉब्लम ऑफ एडमिटिंग दैट ही इज जस्ट अज्यूमिंग दैट मॉरल फैक्ट रिलेटिंग टू वेल बीइंग एग्जिस्ट।
वो कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ जो अज्यूम कर रहा है जैसे कि जो मॉरल फैक्ट है वेल बीइंग के साथ जुड़े हुए एग्जिस्ट करते हैं। जैसे वो कहता है कि क्या मैं ये मॉरल फैक्ट एक्सपीरियंस कर पाऊंगा जब मैं ग्राउंड को स्टडी कर रहा हूँ अंडर दी रॉक, या फिर लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स समझते हुए क्या मुझे मॉरल फैक्ट होंगे? वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आखिर में वो कहते हैं कि Harris himself admits there are plenty of things we currently allow for which are immoral. So इसका मतलब ये है कि अगर मॉरलिटी का वेलबींग के साथ ताल्लुक हो तो, या फिर उसका इवल का सफरिंग के साथ ताल्लुक हो तो ये मॉरल्स नहीं रहे, बल्कि सिर्फ से इंटरप्रिटेशन हुई कि मॉरल्स किस तरीके से प्रैक्टिस किए जाते हैं, ना कि ये कि वो फैक्चुअल एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट करती है एज ए मॉरल्स। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप साइंस जो है वो हमें नहीं बता सकती कि पर्सनल जो चीज़ है उसको किस तरीके टेस्ट किया जाए। पर्सनल मुराद ये है कि आपकी जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है उसको साइंस जो है किस तरीके से एक्सप्लेन करेगी। जैसे कि साइंस भी प्राइड करती है अपने आप के, वो जो है वो टेस्ट करती है आइडियाज़ को, लेकिन ये टेस्टिंग हर बार काम नहीं देती। कभी कभी ट्रस्ट जो टेस्टिंग है इट मस्ट गिव वे टू ट्रस्ट। कैसे? मिसाल के तौर पर आप कैसे जानेंगे कि लोग क्या इंटेंड करते हैं या लोग क्या फील कर रहे हैं? अब कोई कहे कि मैं जो लाइट डिटेक्टर्स है या उनकी फिजियोलॉजिकल बिहेवियरोलॉजिकल जो है वो इंस्टिंक्ट्स या फिर वो स्टडी करके मैं जान जाऊंगा, उनकी कोरिलेशन जान जाऊंगा उस सर्टेन फीलिंग के साथ। तो बेसिकली क्या ये प्रैक्टिकल है? अगर देखेंगे ये पॉइंट इतना सिंपल नहीं इतना लिया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं एक फ्रेंडशिप की। आपका दोस्त आपसे पूछता है आप कैसे हैं, आप कहते हैं मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, खुश हूँ। दूसरे दिन पूछता है कि आप कैसे हैं, लेकिन कहता है कि मैं तभी मानूंगा तुम्हें जब तक तुम लाइट डिटेक्टर पर बैठोगे नहीं। बताएं आपकी क्या फ्रेंडशिप पर असर नहीं पड़ेगा? या फिर वो आपसे ये पूछता है रोज़ बरोज़, तो अल्टीमेटली आपकी जो फ्रेंडशिप वो कभी भी रह नहीं पाएगी। तो फ्रेंडशिप का जो मामला है ये बेसिकली ट्रस्ट पर डिपेंड करता है। सो वी मस्ट ट्रस्ट व्हाट पीपल से। तो दूसरा एग्जांपल इमोशंस का है। आप कैसे जानेंगे कोई शख्स जो है वो डिप्रेशन के अंदर है? क्या कोई ऐसी डिप्रेशन डिटेक्टर है? हालांकि कुछ फिजियोलॉजिकल ऐसे एस्पेक्ट हैं जो कि बताते हैं कि इनपुट थोड़े बहुत देते हैं, लेकिन मोस्ट जो हमारी एक ऑब्जर्वेशन होती है वो एक साइकेट्रिस्ट और पेशेंट के बीच में ट्रस्ट की होती है। जो वो बताता है हमें रिलाई करना होता है उस पेशेंट के आंसर्स पर जो कोई दे रहा है, क्वेश्चन के जरिए से या फिर क्वेश्चनर, ऐसा कोई मामला होता है। सो ये इस तरीके से कि ये सारी चीज़ें रिक्वायर करती हैं कि हम उनके जो आंसर्स हैं उस पर रिलाई करें। तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन जो है वो इनफ नहीं है, बल्कि ट्रस्ट भी जो है इसके अंदर ज़रूरी है। जैसे कि मैंने मेंटल हेल्थ या फ्रेंडशिप के बारे में बताया, तो साइंस मस्ट रिलाई ऑन ट्रस्टिंग रादर देन डिपेंडिंग सोलली ऑन दी टेस्टिंग। इस तरीके से बात की हमने एपिसोड 7 के अंदर कि साइंस जो डील करती है थर्ड जो है वो पर्सपेक्टिव से। वो कभी भी फर्स्ट जो एट्रीब्यूट्स हैं फीलिंग्स है उससे डील नहीं करते। जैसे कि व्हाट इट इज़ लाइक फॉर द ऑर्गेनिज्म टू हैव अ पर्टिकुलर सब्जेक्टिव कॉन्शियस एक्सपीरियंस। तो ये मामला वही जो कि साइंस इसको एड्रेस नहीं कर सकती। कोई चीज़ अगर हम जान सकते हैं वो ये है कि कोई शख्स वो रिपोर्ट करे कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम ये नहीं जान पाएंगे वो कैसा वो फील कर रहा होगा, या उसकी जो फर्स्ट पर्सपेक्टिव है उसको हम कभी भी साइंस जो है वो जान नहीं पाएगी। अच्छा जी, तो इसके अलावा साइंस जो है वो ये नहीं बता सकती कोई चीज़ क्यों होती है। देखिए साइंस का ताल्लुक इससे है कि कोई चीज़ क्या है और कैसा है। कोई चीज़ क्यों होती है ये साइंस का रैल्म ही नहीं है, ये रैल्म है रिलीजन का। मिसाल के तौर पर आपकी आंटी जो है आपके घर आती हैं और आपको जो है वो केक एक देके जाती हैं, आप कैसे हम लेके जाते हैं? एक आप उसका पीस जो है स्लाइस लेते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि मुझे जो है आंटी ने क्यों भेजा है ये केक। एज अ साइंटिस्ट तो आप ये कर सकते हैं उस एक पीस को आप स्टडी करेंगे, उसके अंदर जो है ये इस जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट पे बनाया गया है, उसमें ये केमिकल्स हैं, ये कंपाउंड्स हैं, ये आप एज अ साइंटिस्ट करेंगे। लेकिन क्या ये जानने के बाद आप इस सवाल का जवाब दे देंगे कि वो चीज़ क्यों है? या फिर तो ये जो जानने के बाद यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन कि उसके पीछे पर्पस क्या है, राइट? वाई बेसिकली इम्प्लाई करता है पर्पस को कि कोई चीज़ क्यों होती है। अब पर्पस जो है वो काफ़ी तो समझते, जैसे कि मेरे साथ अगर माउंटेन्स हैं उसकी फॉर्मेशन है तो इसका वाई ये हो सकता है कि भाई उसकी जियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, लेकिन उसके पीछे पर्पस है फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स का, वो अब ये नहीं जान सकते, ये साइंस नहीं बता सकती हमें, ठीक है ना। अब काफ़ी लोग तो हैं वो पर्पस के कॉन्सेप्ट को ही जो है वो डिनाई करते हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जो कि बड़ी इरेशनल है, बिकॉज हम इसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर रीज़न है। हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर जो है पर्पस को जानना चाहते हैं किसी भी चीज़ के। मिसाल तो अगर आप ये एपिसोड पूरा देखते हैं, 15 एपिसोड देखते हैं, आखिर में मैं ये एक बात कहूँ कि ये जो है इसका कोई मकसद नहीं था, देयर इज़ नो पर्पस बिहाइंड इट, तो क्या आप इसको सीरियसली लेंगे?
ऑब्वियसली नॉट। सो ये जो है अनहेल्पफुल एक किस्म की सोच है इस कायनात को देखने की, कि इस कायनात में जहाँ पर हर जो है वो फिज़िकल प्रोसेस हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और हम सिर्फ और सिर्फ एक डोमिनो की तरह हैं जो कि फॉल करेगा, ठीक है, एक फॉल करेगा, दूसरा मरेगा, तीसरा मरेगा, तो इसके पीछे कोई पर्पस ना हो। सो काउंटर इंट्यूटिव है बिकॉज इट हाईलाइट सम कॉन्ट्रडिक्शन दैट वी हैव इन आवर नॉर्मल डे लाइफ प्रैक्टिसेस। अच्छा, अब साइंस जो है वो कुछ ऐसे मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हैं जिसको आंसर नहीं कर सकती। जैसे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एम्पिरिकली एड्रेस हो जाते हैं, जैसे कि बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स है, पर काफ़ी से वैलिड क्वेश्चंस हैं जो कि साइंस आंसर नहीं कर सकती। जैसे कि व्हाट इज़ सोल, या फिर हमने देखा कि कैसे जो है एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अंदर जो कंक्लूजन है वो नेसेसरी फॉलो करता है प्रीमिसेस को, या फिर जो है वो क्या जो है व्हाट इट इज़ लाइक फॉर द कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म टू हैव अ पर्टिकुलर सब्जेक्टिव कॉन्शियस एक्सपीरियंस, या फिर व्हाई इज़ देयर समथिंग रादर देन नथिंग, या फिर क्या सोल्स एग्जिस्ट करती हैं, या मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, या फिर ऑब्जेक्ट मोरालिटी की बेसिस क्या है। ये वो सारे मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हैं जो कि अब साइंस क्यों नहीं जवाब दे पाती इस चीज़ का, क्योंकि साइंस जो है लिमिटेड है और वो कभी फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड नहीं जा सकती। अच्छा, साइंस जो है वो जो नेसेसरी ट्रूथ्स हैं उसको भी प्रूव नहीं कर सकती। नेसेसरी ट्रूथ जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, या फिर जो यानी कि लॉजिक है, उसको भी साइंस कभी भी प्रूव नहीं कर सकती। जैसे कि हमने एपिसोड 3 के अंदर देखा कि एक वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अंदर कंक्लूजन नेसेसरीली फॉलो करता है प्रीमिसेस को। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक प्रीमिसेस देता हूँ कि सारे कंक्लूजन्स जो कि लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस के बेस पर होते हैं एब्सोल्यूट नहीं हैं। दूसरी, साइंटिफिक कंक्लूजन्स जो हैं वो लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस के बेस पर हैं, लिहाजा जो साइंटिफिक कंक्लूजन्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं। अब यानी कि इस जो वैलिडिटी है इस आर्ग्यूमेंट का, मतलब इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसकी साउंडनेस से, बिकॉज बात तो सही है, लेकिन इसकी जो वैलिडिटी आर्ग्यूमेंट की वो एम्पिरिकल बेस पर, एविडेंस पर नहीं है, ठीक है, बिकॉज हम जो है वो इसकी जो प्रीमिसेस हैं उसके ट्रूथफुलनेस के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन एक लॉजिकल कनेक्शन है कंक्लूजन और प्रीमिसेस के बीच में। क्यों है ये? साइंस इसका जवाब नहीं दे पाती, बिकॉज देयर इज सम लॉजिकल स्ट्रक्चर इन आवर माइंड जो कि हमें जो है कंक्लूजन की तरफ लेके जाता है। लेकिन ये क्यों है, इनके बीच में क्या ताल्लुक है, साइंस का मामला नहीं है। एक मेंटल इनसाइट हमारे दिमाग के अंदर जो कि प्रीमिसेस हमें जो है वो कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। वी सी समथिंग दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल एविडेंस, सो देयर सीम टू बी इंटरनल लॉजिकल स्ट्रक्चर बिहाइंड इट। सो कोई भी फॉर्म ऑफ जो है वो ऑब्जर्वेशन इस लॉजिकल फ्लो ऑफ कंक्लूजन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को जो है वो प्रूव नहीं कर सकती, जस्टिफाई नहीं कर सकती। जैसे कि मैथमेटिकल ट्रूथ्स हैं वो भी ऐसे होते हैं, 3 + 3 = 6। अब ये कोई एम्पेरिकल जनरलाइजेशन की बेस पे नहीं है कि मैं कहूँ कि जी मिसाल तो मैं आपसे पूछूं कि एक जुलू और दूसरा जुलू ये कितने होते हैं, या मैं कहूँ कि 5 और 6 जुलू कितने होते हैं, आप मुझे कहेंगे कि 5 और 6 11 होते हैं जुलू। अब मैं आपसे पूछूं कि जुलू क्या है, तो आप कहेंगे कि मुझे नहीं पता। सो मतलब ये कि हमारी प्रीमिसेस के अंदर जो बात कही जा रही है वो किसी एम्पेरिकल एविडेंस पे नहीं है, वी डोंट नो कि क्या है, लेकिन फिर भी एक लॉजिकल एक जो है आंसर हमें आ रहा है। तो ये वो यानी कि realm है जहाँ पर साइंस जो है कभी भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकती। अच्छा, इसके अलावा काफ़ी ऐसे सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं जहाँ पर साइंस खामोश है, वो साइंस उन सोर्सेज को जस्टिफाई नहीं कर सकती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल हैं। जैसे कि साइंस सारे के सारे सोर्सेज को जस्टिफाई नहीं कर सकती, जिसमें एक है टेस्टमनी। अब ये टेस्टमनी क्या है? ये बेसिकली एक ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी की जो कि कंसर्न करती है कैसे हम जानते हैं नॉलेज या फिर कोई बिलीफ दूसरों के कहने पर, या फिर ये जो है डील करती है इस क्वेश्चन को कि हाउ डू वी गेन नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल से। तो इस चीज़ को बेंजामिन मैकमाइलर एक समरी इसकी देते हैं। वो कहते हैं कि काफ़ी सी चीज़ें हैं जो मैं जानता हूँ, जैसे कि कॉपर हेड जो है वो डेंजरस एक वेनमस स्नेक है ग्रेट हाउसटन एरिया में। इस तरीके से मैं जानता हूँ कि नेपोलियन ने जो है वो जो बैटल ऑफ वाटरलू है वो हारी थी, या फिर जो अभी लिखते हुए जो है वो एवरेज प्राइस गैसोलीन की ये है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं सारी चीज़ें जानता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एपिस्टेमोलॉजिस्ट से टेस्टमनी के बेस में जानता हूँ मैं। मुझे किसी ने बताया है, किसी ग्रुप ने, किसी पर्सन ने, उसके बेस पर मैं जो है चीज़ जानता हूँ। अब मैकमिलर की जो समरी काफ़ी इंट्यूटिव है, बिकॉज समराइज़ करती है कि हमारी जो नॉलेज है उसका एक अच्छा खासा एरिया टेस्टी अमोनियल ट्रांसमिशन पर बेस करता है। सो जैसे कि एग्जांपल आपको देता हूँ, एक वर्ल्ड इज़ स्फीयर, हम मानते हैं कि जो दुनिया है वो गोल है, स्फीयर है। अब ये किस मोस्ट ऑफ अस वी नो दिस बिकॉज नॉट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ साइंस या मैथमेटिक्स,
बल्कि सिर्फ हमें बताया गया है। आपको कोई कह सकता है कि भाई मैंने जो है इसको, मैंने इस पिक्चर देखी हैं, मुझे जो है वो टीचर्स ने बताया है, मैंने साइंस बुक में पढ़ा है, या मैंने जो है वो माउंटेन पे चढ़कर देखा है। देखिए इसको अगर थोड़ा देखा जाए, थोड़ी इसकी स्क्रूटिनी की जाए तो पता चलेगा वो भी हकीकत टेस्टिमोनियल ट्रांसमिशन के बेस पर ही है। जैसे कि अगर कोई कहे कि मैंने जो साइंस बुक्स के अंदर देखा है, तो मतलब आपको एतबार करना पड़ेगा जो कि ऑथर्स कहते हैं कि वो सही है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि टीचर्स ने बताया, तो वही मामला है कि टीचर्स ने जो है उन पे आपको एतबार करना पड़ेगा, उन्होंने भी कहीं से पढ़ा होगा, ठीक है। या फिर आप कहें कि जी मैंने पिक्चर्स देखी हैं, सो यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द अथॉरिटी जो कि कह रहे हैं कि ये पिक्चर है अर्थ की। या फिर आप कहें कि भाई मैं जो है वो अर्थ, वो जो है हाईएस्ट पीक पे चढ़ के देखता हूँ कि अर्थ का जो है ये मामला है। अगर ये ट्रू भी हो, पहले बात तो कोई करता नहीं है ये, अगर हो भी जाए तो फिर भी आप ऑन दी माउंटेन चढ़ कर, आपको किसने बताया कि आप जो है माउंटेन में चढ़ के जान लेंगे कि अर्थ का जो है वो ये गोलाई है या स्फीयर है। अगर अभी कर भी लें, चढ़कर आप सिर्फ और सिर्फ कुछ जो हिस्से हैं अर्थ के उसकी जो यानी कि एक गोलाई उसको जान सकते हैं। एज अ होल स्फीयर, एज अ सर्कल आप नहीं जान सकते, बिकॉज वो जो यानी आप जो एक कर्वेचर दिख रहा है वो फ्लावर भी हो सकता है या फिर सेमी सर्कल भी हो सकता है, राइट। तो सारी की सारी जो है हमारी नॉलेज वो किस पे बेस करती है, इस टेस्टिमोनियल ट्रांसमिशन के पे बेस करती है। तो नॉलेज इज़ इम्पॉसिबल विदाउट दिस टेस्टिमनी। इस चीज़ को जो है वो C.A.J. कॉडी जो है समराइज़ करते हैं, जो कि प्रोफेसर हैं एपिस्टेमोलॉजी के। वो कहते हैं कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सिर्फ और सिर्फ इस बेस पर जानते हैं कि दूसरों ने बताया। जैसे कि मोस्ट ऑफ अस, हमें नहीं पता कि बेबी बॉर्न कैसे होता है, या फिर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होती है, या फिर जो है हम नहीं जानते कि वर्ल्ड जो है उसका स्पेयर है, या फिर इवन वी डोंट नो कि जो लाइट्स हैं स्काई के अंदर वो हीवनली बॉडीज़ जो हैं उनकी वजह से जो आपस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंट है। तो वो कहते हैं वी जस्ट नो दीज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल हैव टोल्ड अस। तो इन समरी साइंटिज्म जो है, जो कि व्यू है कि सिर्फ साइंटिफिक मेथड ऐसा है जिसके ज़रिए से हम कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं रियलिटी के बारे में, गलत है। साइंटिज्म सेल्फ डिफिटिंग है, बिकॉज वो ना ही मॉरल ट्रूथ को अकाउंट कर सकती है, ना ही जो है मैथमेटिकल लॉजिकल जो है हमारी जो ट्रूथ है उसको, ना ही जो इंडिस्पेंसिबल सोर्स ऑफ नॉलेज जैसे कि टेस्टिमनी हो गया। तो साइंस एक लिमिटेड मेथड ऑफ स्टडी है जो कि सारे के सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती। Okay, the second assumption of atheists about science is that just because it works, it is true. Basically ये क्या जाता है कि लॉजिकली फॉलो कि अगर कोई चीज़ वर्कआउट करती है इसका मतलब ये है कि वो हमेशा एब्सोल्युटली ट्रू है। ये इग्नोरेंस है एक फिलोसफी ऑफ साइंस की वजह से। उन्हें नहीं पता कि फिलोसफी ऑफ साइंस क्या कहती है। इसी वजह से रिचर्ड डॉकिंस से जब एकदम पूछा गया कि जो है आप क्या समझते हैं कि साइंस में कितनी सर्टेनिटी है, उसने कहा कि इट इज़ क्रूड, मतलब नो डाउट, no any kind of uncertainty, it is 100% right. Basically उसकी ये जो उसने बात की है फैलेसी है, बिकॉज हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि अगर कोई चीज़ वर्कआउट करिए तो हमेशा ट्रू हो। सो ही वॉज मिस्टेकन बिकॉज इट जस्ट डजंट फॉलो कि जस्ट बिकॉज समथिंग वर्क्स इट इज़ इन द फैक्ट दैट थिंग। सो इसमें मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि फ्लॉगिस्टन थ्योरी जो थी वो एक साइंटिफिक फैक्ट समझ जाती थी। मतलब जब लोगों ने देखा कि जो कंबस्टेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उससे एक एलिमेंट निकलता है जिसको उन्होंने कहा कि वो फ्लॉगिस्टन है, तो जितना ज़्यादा वो कंबस्टेबल मटेरियल बर्न होगा उससे उसमें इतना ज़्यादा फ्लॉगिस्टन शुमार होगा। इवन 72 के अंदर जो डैन जो रुदरफोर्ड है उन्होंने नाइट्रोजन को डिस्कवर किया इस बेसिस पर, उसको कहा उसने फ्लॉगिस्टिकेटेड एयर। लेकिन बाद में पता चला कि जो फ्लॉगिस्टन थ्योरी है, ये जो चीज़ है ये एग्जिस्ट नहीं करती, इट वॉज अ फॉल्स थ्योरी। तो देखेंगे जस्ट बिकॉज इट वॉज वर्किंग डजंट मीन कि इट वॉज राइट। इस तरीके से हमने देखा कि जो साइंस के जो अजम्पशंस होते हैं, अब कुछ एथिस्ट कोई ये कह सकता है कि भाई वो पहले की साइंस थी उसमें अजम्पशंस थे, वो सर्टेनिटी की हद तक नहीं थी। तो आज की जो मॉडर्न साइंस है वो डार्विनियन एवोल्यूशन जो कि सेक्युलर एकेडमिक्स ये एजर्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशंस। मतलब फंडामेंटल लेवल पर उसके अंदर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट डिस्कोर्सेस हैं कि आप उसको कि पूरे 400 साइंटिस्ट जो रिसर्च हुई थी सर्वे के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम नहीं बिलीव करते डार्विनियन एवोल्यूशन पर। सो साइंटिफिक यूटर्न्स ये केयर नहीं करती कौन जो है सीट पर बैठा हुआ है। तो इवन में देखा कि वो चीज़ें जो कि बिल्कुल ऑब्जर्व और बिल्कुल यानी कि अनडिनाइबल लग रही थी वो भी गलत हो गई। जैसे कि जो डार्विनियन बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा कि जो निएंडरथल्स हैं वो जो है एंसेस्टर हैं हमारी जो है वो स्पीशीज़ के। बड़ा जो है वो मैगजीन में म्यूज़ियम्स पर ज़बरदस्त साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक ट्रूथ। लेकिन बाद में पता चला तकरीबन 1997 के अंदर कि जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा कि ये जो निएंडरथल्स हैं वो हमारे नहीं हो सकते स्पीशीज़, क्योंकि जो मॉडर्न DNA टेस्टिंग है वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। तो जो हर एस्पेक्ट साइंस का है वो ये होता है कि चीज़ें यानी कि आती हैं
और वो सर्टेनिटी के हद तक नहीं होती हैं, उनमें जो है वो तगय्युर और जो है वो तब्दीली जो है वो पॉसिबल है। हिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर ट्रेन में मिलेगा कि साइंटिफिक ट्रूथ्स जो कि जो है वो कभी भी उसको हम इस तरीके से नहीं कह सकते कि वो जो है वो बिल्कुल सेट इन द स्टोन है, दे कैन चेंज। सो इफ समवन क्लेम्स दैट देयर इज सच थिंग एज अ साइंटिफिक ट्रूथ, बेसिकली उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कह रहा है कि भाई साइंटिफिक ट्रूथ पे कोई चीज़ होती है, एब्सोल्यूट ट्रूथ पे कोई चीज़ साइंस के अंदर, तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये फंडामेंटल लेवल पर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने इन दोनों को एज अ वर्किंग मॉडल लिया हुआ है कि साइंटिफिक और ज़्यादा प्रोग्रेस आएगी तो हम जो इस चीज़ को समझ लेंगे। सो ये आइडिया जो है ये बिल्कुल गलत है। जो साइंटिफिक ट्रूथ को एज अ फैक्ट फाइनल लेना ये मिसलीडिंग है, इम्प्रैक्टिकल है और डेंजरस है साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए। अब अंदाज़ा करें अगर जो है वो ये चीज़ हो कि कोई भी प्रीवियस कंक्लूजन्स चैलेंज ना हो तो क्या साइंस के अंदर कोई तरक्की हो सकेगी? अगर आइंस्टाइन जो है वो न्यूटोनियन जो एक मैकेनिक्स है कि टाइम और रियलिटी जो स्पेस है फिक्स हैं, उसको चैलेंज ना करता तो ये बात पता चलती कि वो डायनेमिक नेचर रखते हैं। नो, तो ये बात है जो कि काफ़ी फिलोसोफर्स ने इस चीज़ को एतराफ़ भी किया, जैसे फिलिप किचर हैं और गिलियन जो बार्कर हैं, उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि साइंस जो है रिवाइजेबल है। हैंस टू टॉक ऑफ साइंटिफिक प्रूफ इज़ डेंजरस बिकॉज द टर्म फोस्टर्स द आइडिया ऑफ कंक्लूजन्स दैट आर ग्रेव्ड इन स्टोन। तो ये जो है साइंस की ब्यूटी नहीं है, साइंस की ब्यूटी इसमें कि वो डायनेमिक चेंजिंग है। तो अगर कोई मामला से हो भी जाए तो हमें जो है वो एतदाल से सोचना चाहिए इस पर। तीसरा अजम्पशन ये कि साइंस लीड्स टू दी सर्टेनिटी। तो कुछ एथियस्ट का ये ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग है जो फिलोसफी साइंस के हवाले से कि अगर चीज़ कोई साइंटिफिक फैक्ट जो है डिक्लेयर हो गई तो हमें जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये बिल्कुल जो है गलत बात है, लोगू बात है, क्योंकि it exposes their lack of knowledge about the philosophy of science. So although there are many ways, एक साइंटिस्ट जो है वो कंफर्म करता है थ्योरी को या फिर एक कंक्लूजन निकालता है, लेकिन उसमें एक जो वे है वो है इंडक्टिव आर्गूमेंट्स का। इस पर तफसीली बात होगी। तो कोई भी एम्पिरिकल डेटा आता है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इंडक्टिव आर्गूमेंट्स बेड रॉक हैं, यानी कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इंडक्टिव आर्गूमेंट्स दे कैन नेवर एवर लीड टू दी सर्टेनिटी। कैसे? देखें, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये कंसर्न करते हैं जो हमारी नॉलेज है अनऑब्जर्व्ड चीज़ों के बारे में। इसमें लिमिटेड सेट ऑफ यानी कि ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसके बेस पर एक अनऑब्जर्व चीज़ के बारे में कंक्लूजन निकालने होते हैं। सो एक सर्टेन रोल, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इसमें अदा करती है साइंटिफिक कंक्लूजन्स और नॉलेज जो है हवाले से। सो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स जो हैं बेसिकली इसमें इंस्टेंसेस यूज़ किए जाते हैं कि हमारे पास जो अभी चीज़ ऑब्जर्व है उसके बेस पर हम इसी चीज़ के बारे में कंक्लूजन निकालें जो कि हमने ऑब्जर्व नहीं किया, एक्सपीरियंस जो है वो नहीं की। तो इसमें जो है वो प्रेजेंट पास्ट दोनों जो है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में ये चीज़ मोहित हो सकती है। देखें मिसाल तौर पर एग्जाम्पल देता हूँ पास्ट के हवाले से, पास्ट सुप्रीमेस कि कोई कहता है कि भाई मैंने जो बॉडी बिल्डर्स मैंने जो जिनसे मिला हूँ उन्होंने यानी कि जो वो बॉडी बिल्डर्स जो कि एनिमल प्रोटीन खाते थे उनकी वजह से उनके मैस बढ़ा है। अब इससे नतीजा ये निकालें कि सारे के सारे जो बॉडी बिल्डर्स जो कि जिन्होंने अपने मैस बढ़ाया है वो एनिमल प्रोटीन की वजह से बढ़ाया है। ये प्रेजेंट पास्ट के हवाले से। प्रेजेंट का देखते हैं प्रीमिस इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अगर कहे कि भाई मैंने, आपका फ्रेंड कहता है कि मैंने हमेशा जो है वो फ्रेंडली डॉग्स एक्सपीरियंस किए हैं, तो इससे ये नतीजा निकालना कि सारे के सारे डॉग्स फ्रेंडली हैं, ये एक प्रेजेंट का हो गया। फ्यूचर का देखते हैं। कोई कहेगा भाई जो यूएस प्रेसिडेंशियल कैंपेन है उसमें हमेशा जो है वो डेमोक्रेट कैंडिडेट रहा है, इस वजह से जो नेक्स्ट यानी कि जो कैंपेन होगी उसमें भी डेमोक्रेट कैंडिडेट रहेगा। अब ये फ्यूचर के हवाले से हो गया। अब ये जो कंक्लूजन्स हैं ये हमें लेवल ऑफ सर्टेनिटी नहीं देते हैं, जैसे कि जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं वो देते हैं हमें। तो अभी देखते हैं कि कैसे जो है ये चैलेंज किए जा सकते हैं। जैसे पहला जो था प्रेजेंट का, पास्ट का, तो इसमें भी हो सकता था कि जो वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स हैं वो जो है वो जो वेजिटेबल प्रोटीन है या फिर जो कोई और ऐसा मामला वो खाकर अपना मांस बढ़ाएं। या दूसरा जो केस है प्रेजेंट का कि इट इज़ द केस कि कुछ डॉग्स हैं वो अनफ्रेंडली हों। एंड द फ्यूचर के हवाले से ये था कि ये पॉसिबल है कि जो यूएस जो पॉलिटिक्स उसके अंदर पैराडाइम के अंदर शिफ्ट आए और नेक्स्ट जो हुकूमत हो किसी और की हो। सो इट इज़ वेरी पॉसिबल, राइट। तो क्या पता चला कि जो अनसर्टेनिटी है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स की, काफ़ी फिलोसोफर्स ने भी इस पर जो है वो गौर फिक्र किया है। वो तो बिल्कुल चैलेंज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं वैलिडिटी ऑफ दिस इंडक्शन, जो कि जिसको जो है वो
प्रॉब्लम फिलोसफी के अंदर एपिस्टेमिक जस्टिफिकेशन कहा जाता है, और अभी उस क्वेश्चन की वजह से इसको जो प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन कहा जाता है। सो ये जो है ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं ये हमें कभी भी सर्टेनिटी की तरफ एब्सोल्युटली नहीं लेके जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी कि इंडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट से डिफरेंट है। इंडक्टिव रीजनिंग बेसिकली हमारे सेंसेस ताल्लुक रखती है, और इससे हम कुछ ऐसी चीज़ के बारे में अखज़ नहीं करते हैं जो कि अनऑब्जर्व्ड हो। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने अपने गार्डन के अंदर फ्रॉक्स देखे, तो मैं कहूँ कि भाई जो है वो आपसे वो बताएं जो कि आपने देखा, यानी आप कहेंगे भाई देयर आर सम फ्रॉक्स इन योर गार्डन, तो आप कहेंगे भाई गार्डन के अंदर कुछ फ्रॉक्स हो सकते हैं। तो आप किसी अनऑब्जर्व फिनोमेना के बारे में कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि एक ऑब्जर्व चीज़ के बारे में निकाल रहे हैं। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है, शुड बी कंफ्यूज विद द इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अब इंडक्शन का प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली जो चैलेंज है अगेंस्ट दिस इंडक्शन, ये काफ़ी पुराना है। ग्रीक एक स्केप्टिकल स्कूल ऑफ थॉट है जिसको कहते हैं पायरहॉनिज्म, और ये बेसिकली जो डेविड ह्यूम है उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली इसको चैलेंज किया था, इसकी वैलिडिटी को, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स की। तो उन्होंने कहा कि जो अगर हमारी जो नेचर है रीजनिंग की वो कॉज और इफेक्ट के बेस पर थी, और जो फाउंडेशन है कॉज और इफेक्ट की वो एक्सपीरियंस पर है। अब चूंकि हमारी जो फाउंडेशन है कॉज इफेक्ट की वो एक्सपीरियंस पर है, इस वजह से वो हमें सर्टेनिटी की तरफ नहीं लेके जाती। तो उसने ये कहा कि जो लिमिटेड सेट ऑफ एक्सपीरियंस है उसके बेस पर किसी अनऑब्जर्व एक्सपीरियंस को कंक्लूड करना कभी भी हमें सर्टेनिटी नहीं दे सकती। जैसे कि अभी आपको हमने जो एग्जाम्पल्स दिए 3 एग्जाम्पल्स के, उसके अंदर जो चीज़ें थी वो जनरल से जो है वो स्पेसिफिक से पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रही थी। सो इन अदर वर्ड्स ये जो है आर्ग्यूमेंट्स कभी भी डिडक्टिवली वैलिड नहीं होंगे अगर कंक्लूजन्स जो हैं उसके अंदर वो नेसेसरी फॉलो नहीं करते हैं प्रीमिसेस के अंदर, अगर डिडक्टिव नहीं है तो, ठीक है। तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कभी भी डिडक्टिव नहीं होते हैं। तो ह्यूम ना सिर्फ ये कि उसकी अनसर्टेनिटी को चैलेंज करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, बल्कि कहता है कि वो हम उसको जो है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स इस अजम्पशन बेस करते हैं कि जो फ्यूचर है वो रिजेंबल करेगा पास्ट से, नेचर यूनिफॉर्म है। अच्छा, ये अजम्पशन ये खुद जो है किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो सकता, बिकॉज ये खुद एक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, ठीक है ना। तो मतलब द ओनली वे टू जस्टिफाई दिस अजम्पशन क्या होगा, वो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करेंगे हम। तो ये नहीं कि हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए एक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करें, सर्कुलर रीजनिंग हो जाएगी, तो कभी भी हम जो है इसकी जो है वो सर्टेनिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो ये अजम्पशन तो ऐसा भी हो सकता है कि यूनिफॉर्मिटी जो है ना हो नेचर के अंदर, राइट। सो अच्छा, अब ये जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स है ये प्रॉब्लम है फॉर दी साइंस, यानी कि जितने साइंटिफिक कंक्लूजन है वो बेस करते हैं, सारे के सारे तो नहीं, लेकिन काफ़ी जो है वो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स की उस पर जो है वो बुनियाद रखते हैं। अब चूँकि सारे ऑब्जर्वेशन लिमिटेड हैं और वो लिमिटेड सिनेरियोज को इस्तेमाल करके पर्टिकुलर जनरलाइजेशन करते हैं, तो देयर कैन बी चैलेंज, सो दे आर नॉट दैट मच सर्टेन, राइट। तो हिस्ट्री ऑफ साइंस हमें काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल प्रोवाइड करती है जो कि इस डायनेमिक नेचर को हाईलाइट करती है, ठीक है। जैसे कि समीर ओकाशा जो है, जो कि फिलोसोफर हैं जो है वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उन्होंने कहा कि जो डिस्कवरीज़ हैं जो कि अभी हुई हैं साइंस के अंदर, वो 50 साल पहले की बहुत डिफरेंट थी, और 100 साल पहले तो और ज़्यादा डिफरेंट थी। तो जैसे कि एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी जो हम समझते थे कि जो यानी कि न्यूटोनियन एक मैकेनिक्स हैं वो सही है, 200 साल तो उसने हुकूमत की है, और उसके अंदर टाइम और जो स्पेस है वो फिक्स थे। बाद में जब आइंस्टाइन ने बताया अपनी रिलेटिविटी जो थ्योरी है कि ये दोनों डायनेमिक नेचर रखते हैं, तो बिल्कुल वो उसने रिप्लेस कर दिया उस मॉडल को। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये मामला होता रहा है हमेशा। तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कभी भी हमें सर्टेनिटी की तरफ नहीं किए जाते। अच्छा, अब देखते हैं कि साइंस और रिलीजियस स्क्रिप्चर के बीच में अगर कंट्रास्ट हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उसका क्या जो है वो एक रद्द-ए-अमल होना चाहिए। देखें, साइंटिफिक कंक्लूजन्स वो इंडक्टिव होती हैं अपने नेचर के अंदर, और वो कभी भी चेंज हो सकती हैं, डायनेमिक है नेचर के अंदर। तो वो किसी मोस्टली स्टेबल तो नहीं है कि अभी हमने कहा बस अभी ये हो गई तो बस जो है और अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं रिलीजियस स्क्रिप्चर तो हम कहेंगे भाई ये गलत है, या कुरान से हो रही हैं तो हम कहेंगे कुरान ही जो है वो रॉन्ग है। तो ये कोई जो है इल्मी तरीका नहीं है, बिकॉज और काफ़ी एथियस्ट मॉक भी करते हैं रिलीजियस स्क्रिप्चर के जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं फैक्ट को। ऑनलाइन डिस्कशन होती हैं और जो है ऑफलाइन डिस्कशन होती हैं, सीज पर रिलीजन और जो है वो इस्लाम को जो है साइंस इस्लाम को लड़वाया जाता है। सो ये जो है इस तरीके से कि आप खुद की यानी कि सेल्फ क्रिएटेड डायकोटोमी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। साइंस बेसिकली एप्लीकेशन रीजनिंग की किस तरीके से नेचुरल वर्ल्ड काम करती है। सो इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ अ वर्ल्ड वर्क्स। सो कुरान भी जो है काफ़ी नेचुरल फिनोमेना की तरफ रेफर करता है। तो अगर कहीं ऐसा अवसर हुआ भी है पास्ट में, ठीक है, कि कहीं एक साइंस की आयत कुरान की आयत जो है वो साइंस से टकरा रही हो, ठीक है, लेकिन बाद में ऐसा हुआ है कि जब वो पैनिक होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि साइंस जो है वो चेंज हो सकती है और हुई भी है। बाद में जब
ऑब्जर्वेशन होती हैं तो वो चीज़ खुद ब खुद साइंस से हम-आहंग हो जाती है। जैसे कि हम देखा कि 1956 अल्बर्ट आइंस्टाइन समेत जो है लोग बिलीव करते थे कि यूनिवर्स जो है वो इटर्नल है, और ये चीज़ वो थी जो कि कुरान से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती थी। कुरान जो है वो बिगिनिंग बताता है यूनिवर्स की। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब उन्होंने जो है हबल टेलीस्कोप डिस्कवर हुआ तो उन्होंने देखा कि जी इसमें जो है वो बिगिनिंग है यूनिवर्स की। इस तरीके से साइंस ये बिलीव करती थी शुरू में कि जो यूनिवर्स सन है वो स्टेशनरी है, एक स्टडी जो है वो स्टेट हाइपोथेसिस था। लेकिन ये चीज़ कॉन्ट्रैडिक्ट करती थी कुरान से। कुरान ने कहा कि उसका ऑर्बिट है, बाद में पता चला कि भाई इसका जो है वो जो है ऑर्बिट है, और ये जो सोलर सिस्टम में जो है वो मिल्की वे में के अराउंड वो ऑर्बिट करती है। So, since there are good reasons to believe Quran to be from God, so we must not reject Quran to accept any scientific conclusion. बल्कि हमें किसी भी साइंटिफिक कंक्लूजन को भी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, साइंस को जो है कुरान को जो है एक्सेप्ट करने के लिए, बल्कि हम दोनों को एज अ जो है वो साइंस को एज अ वर्किंग मॉडल, उसको अपना बिलीफ सिस्टम ना बनाएं, ठीक है, लेकिन बिलीफ हो कि ये एक दिन जो है वो ज़रूर कुरान से हम-आहंग होगा। तो अगर कोई ऐसी उस पर जो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पर एज अ साइंस को एज अ बेस्ट जो है वो वर्किंग मॉडल फ़िलहाल हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन उसमें आप कुरान को जो है वो नहीं कहेंगे वो गलत है या फिर जो है वो कॉन्ट्रैडिक्ट करता है, सही है। तो ये जो है हमारे अंदर एक एतदाल होना चाहिए कि हम जो है दोनों को एज ए साथ लें, एज ए साइंस को जो है कभी अपनी बिलीफ सिस्टम का मामला ना बनाए। अच्छा, अब इसके अंदर एक सवाल पैदा होता है कि इस्लाम भी जो है वो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट यूज़ करता है, जैसे कि हदीस और कुरान के अंदर, और उसमें जो है वो जो नरेशंस होती हैं, इस वजह से क्योंकि अब इंडक्टिव आर्गुमेंट्स अनसर्टेन है, इसका मतलब इस्लामिक सोर्सेज अनसर्टेन है। तो ये बात मैंने पहले भी कही थी कि इंडक्टिव रीजनिंग में इंडक्टिव आर्गुमेंट फ़र्क है। इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर सेंसेस ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल होता है, उसमें आप किसी अनऑब्जर्व कंक्लूजन की तरफ नहीं जाते हैं। जो चीज़ प्रिजर्वेशन ऑफ हदीस या कुरान में हुई है वो इंडक्टिव रीजनिंग है, वो इंडक्टिव आर्गुमेंट नहीं है। मतलब किसी भी सहाबी ने जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी आयत सुनी कुरान की, तो किसी अनऑब्जर्व चीज़ की तरफ उसने कंक्लूजन नहीं निकाला, उसने किसी ने सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और उसने कंक्लूड निकाला कि कुल अल्लाह हुआ, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। दे जस्ट मिरर्ड व्हाट दे ऑब्जर्व्ड। तो ये जो है इंडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल हुई, इंडक्टिव आर्गुमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ। सो इट शुडंट बी मिसअंडरस्टूड इन दैट वे। अब सबसे जो लास्ट अजम्पशन है एथिस्ट का वो है फिलोसॉफिकल एंड मैथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म। बेसिकली काफ़ी जो साइंटिफिक थिंकिंग है वो नेचुरलिज्म से इंस्पायर है, यानी कि जो भी प्रोसेस फिनोमेना है इस यूनिवर्स के अंदर वो फिज़िकल प्रोसेस के ज़रिए से एक्सप्लेन हो सकते हैं। और जो है वो ये यूनिवर्स एक क्लोज सिस्टम है और उसमें जो प्रोसेस हैं वो काम करते हैं और कोई भी सुपर नेचुरल नहीं है। सो ये जो इनका एक एस्पेक्ट है बेसिकली। और जो मैथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म वो कहती है कि जो कोई चीज़ अगर साइंटिफिक फैक्ट की डिक्लेयर हो गई तो अब वो जो है वो कभी भी डिवाइन या गॉड की तरफ रेफर नहीं करेगी, सही। ये इनकी एक दोगला बने। सो फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म बेसिकली एक फैक्ट है, जैसे हमारा ईमान है इस तरीके से यकीन है, फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म भी वही है। इस चीज़ को माइकल रूस जो है एक्सप्लेन करते हैं कि जी इफ़ यू वांट अ कंसेशन आई हैव ऑलवेज सेड दैट नेचुरलिज्म इज़ एन एक्ट ऑफ फैथ। यानी कि फैथ क्यों है, बेसिकली फैथ इस वजह से बिकॉज ये ब्लाइंडली फॉलो करता है कि जो हर चीज़ जो है वो नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए से एक्सप्लेन हो सकती है। हालांकि काफ़ी ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि इस थ्योरी को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई रेजिस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं फिर आप किसी को बिलीव करते हैं तो आपका फैथ होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने दोस्त के साथ 4 बजे इस रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, सुबह को अगले दिन पुलिस आपके पास आ जाती है, आपके वो कहते हैं भाई इस टाइम 4 बजे जो है एक मर्डर हुआ है वो आपने किया। अब आपके पास एक रेजिस्टिंग फैक्ट है, ठीक है, वो क्या है कि जी जो कि प्रूव कर सकती हैं कि आप जो है वो गिल्टी नहीं है ऑफ मर्डर, वो ये कि आप अपने दोस्त के साथ 4 बजे थे, सही है। सो अब ये जो चीज़ है ये पुलिस के सस्पेशन को जो है वो बातिल कर देती है। तो ये वही मामला है कि फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म है, उसमें काफ़ी ऐसे हमने देखें कि रेजिस्टिंग जो है वो आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब पूछेंगे वो कौन से हैं, अभी जब तक हमने जितने एपिसोड्स हमने किए हैं तकरीबन 11, उसके अंदर सारे के सारे देयर गुड स्टार्टर्स जो कि रेजिस्ट करते हैं, जो कि अगेंस्ट हैं फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म, वो वैलिड हैं, ठीक है। जैसे काफ़ी चीज़ें हैं जो कि वो नेचुरलिज्म एक्सप्लेन नहीं करती, जैसे कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को, लॉजिकल जो मैथमेटिकल हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको, हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस को, फाइनाइट्यूड और जो डिपेंडेंसी यूनिवर्स को, फाइन ट्यूनिंग को, ऑर्डर को, ठीक है। ये सारी चीज़ें काफ़ी जो है एग्जाम्पल दी सकती हैं। सो ये अजम्पशन है कि हर चीज़ प्रोसेस के ज़रिए से एक्सप्लेन होती हैं, ये बेसिकली आपका फैथ है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। मैथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म भी एक इनकोहेरेंट जो है व्यू है, बिकॉज इट रेस्ट्रिक्ट्स द
इंटेलेक्चुअल ब्रेथ ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि साइंस को जो सही बात है कि साइंस हमेशा फिजिकल एक्सप्लेनेशन से स्टिक करेगी, ठीक है, लेकिन जो इस्लामिक ट्रेडिशन है वो एक्सप्लेन करती है इसको एक्सप्लिसिटली कि खुदा जो है वो फिज़िकल प्रोसेस के ज़रिए से, कॉजेज़ के ज़रिए से अपनी विल को या फिर अपने पावर को जो है वो शो करता है। सो खुदा जो है हमें बेसिकली एडिशनल एक्सप्लेनेटरी फ्रेमवर्क देती है किसी भी चीज़ को जो उसकी जो एब्सोल्यूट रियलिटी है उसको मानने के लिए। देखें, अगर मैं कहूँ कि एक मशीन में लाया हूँ घर पे, ठीक है, अब मैं उसकी जो है वो मुख्तलिफ उसकी चीज़ें देखूँ, उसके अंदर मैकेनिज़्म कौन से हैं, क्या लॉस काम कर रहे हैं, क्या, तो क्या ये सब जानने के बाद मैं ये बात कहूँगा कि ये किसी ने बनाई नहीं है, इसके बीच कोई इंजीनियर नहीं है? अलग बात होगी एक किस्म की। सो ये बात है कि जो है वो आप अगर कोई कहता है कि जो है खुदा जो है वो फिज़िकल प्रोसेस के ज़रिए से, कॉजेज़ के ज़रिए काम करता है, तो अगर हम इसको ना मानेंगे तो जो मैथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म उसके अंदर आप इन चीज़ों को एक करेक्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं ले सकेंगे। सो खुदा जो है हमें वो खुदा को मानने से हम चीज़ों को एक करेक्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो रख सकते हैं। सो इंस्टीड ऑफ सेइंग कि जो फर्स्ट सेल है वो किसी एलियन से या मेटेरॉइड से है, जैसे कि डॉकिंस ने एक दफ़ा क्लेम किया था, ये ज़्यादा बेहतर है कि हम जो है वो ये माने कि अल्लाह ताला ने इसको बनाया है। या फिर ये कहे कि जो लाइफ है वो नॉन लाइफ से आ सकती है, या रैशनलिटी वो नॉन रैशनलिटी से आ सकती है, तो ये किस्म की जो है वो अलग बात है। सही है जी। तो अब देखते हैं कि क्या साइंस ने रिजेक्ट किया खुदा को या फिर हैज़ साइंस डिसअप्रूव्ड गॉड। तो ये फैसला जो आपके हाथ में, आपने सारे आर्ग्यूमेंट्स देखे, सारे टूल्स मैंने आपको दिए, बताएं क्या साइंस ने किसी भी तरीके से साइंस ने खुदा को रिजेक्ट किया, डिनाई किया। सो ये कंक्लूजन्स कभी भी जो है वो ज़हन में रखना है कि साइंस जो है वो एक ब्यूटीफुल वे है, मेथड है चीज़ों को देखने का, कैसे वर्कआउट करती हैं चीज़ें, और ये कभी भी इनग्रेव नहीं है इन द स्टोन, मोस्टली स्टेबलिश नहीं है। इसमें कंक्लूजन्स तब्दील होते रहते हैं और साइंस हमें सारे सवालात के जो है जवाब नहीं देती हैं और ना ही कभी दे सकती है, बिकॉज उसका ताल्लुक फिज़िकल वर्ल्ड से है और काफ़ी हक़ाइक़ है जो कि मेटाफिज़िकल रियलिटी से ताल्लुक रखते हैं, मैल है। सो हम अगर ये कहें कि उन मेटाफिज़िकल रियलिटी तक जो साइंस पहुँच सकती है तो ये इम्पॉसिबल है, बिकॉज साइंस का काम ही नहीं है, राइट। तो जी ये था एपिसोड 12। इंशाल्लाह एपिसोड 13 में देखेंगे कि द डिवाइन ऑथरशिप ऑफ द कुरान, या फिर कुरान की टेस्टिमनी क्या है, कैसे हम साबित करेंगे कुरान जो है वो अल्लाह ताला का कलाम है। और इससे एक दफ़ा हमने साबित कर लिया तो इट मीन्स कि जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वो ट्रू है, सही है, बाय लॉजिक। इसकी लॉजिकल इम्प्लीकेशन ये होगी, राइट। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।